नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर स्ट्रोक भी बड़े काम की चीज़ है। कुछ अच्छा हो तो वाह मोदी जी वाह, मोदी है तो मुमकिन है। कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए अधिकारी वामपंथी हो जाते हैं, या तो फिर उसके पीछे कोई और ही जिम्मेवार होता है मोदी के अलावा। जैसा कि आपने HLFT42 में देखा, जब उसके पिछले हिस्से पर बजरंगबली की चित्र लगाई गई तो वाह मोदी जी वाह, मोदी है तो मुमकिन है। देखा, ऐसे मोदी जी वार करते हैं। लिबरल की सुलग गई, अगले दिन उसे हटा दिया गया। तो अगले दिन जो है HAL का अधिकारी जिम्मेवार हो गया कि वो वामपंथी है। फिर आउटरीच हुआ, हम जैसे आप जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर से वापस बजरंगबली की चित्र लगा दी गई। तो उसके पीछे भी मास्टर स्ट्रोक क्या कि उनकी वजह से हुआ, जबकि वो चुप रह गए। और कोई भी मास्टर स्ट्रोक को जो मानता है या परोसता है, उसके अनुसार सच्चाई जनता के सामने नहीं जानी चाहिए। सच्चाई जनता के सामने जाएगी, जनता धीरे धीरे उसे स्वीकार करेगी, सच बोलना शुरू करेगी। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक का पूरा जो भ्रम फैला हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस कारण ही मास्टर स्ट्रोक लगाया जाता है। अब आते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के 123 प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो कि दिल्ली के प्राइम लोकेशन में थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने दिया था और मोदी सरकार ने वापस ले लिया। अब यहां भी मास्टर स्ट्रोक है। पहले उस चीज के लिए जिम्मेवार कौन था? दिल्ली सरकार। लेकिन वापस ले लिया तो वो वाह मोदी जी वाह। वो मामला चूंकि कोर्ट में गया था, जिसे विश्व हिंदू परिषद ने उठाया था, और अगले साल चुनाव भी है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अच्छा फैसला लेते हुए 123 प्रॉपर्टीज को वापस ले लिया। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो है वक्फ बोर्ड से। एक है संजय दीक्षित जी, आप काफी अच्छे से जानते हैं। इन्होंने 2013 का जिक्र किया कि कांग्रेस सरकार ने जाते जाते वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत कर दिया। लेकिन वक्फ बोर्ड को मजबूत करने की मांग कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको शक है तो ये क्लिप देखिए। 1,15,000 वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन हुआ था। अभी 5 ही साल के अंदर 5,76,000 वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन कर 90%, देश की 90% वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। आप जब वक्फ की बात कर रहे हैं और इतनी प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से आप शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उसका सही इस्तेमाल हो सकता है, तो इसलिए उसको भी अगर किसी तरह का विवाद हो तो ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता है। आप उसको राज्य सरकारों के चंगुल में मत रखिए। प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा धन मुस्लिम समाज के तालीम के लिए उपयोगी आ जाए, तब जाके इस कानून का सही उपयोग होगा। तो मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में कैसे दुरुपयोग हुआ, बात एक है कि अगर ये संभव है कि मैपिंग कर सकते हैं, कानून के मदद से उसको इंक्रोचमेंट हटा सकते हैं और सही वैल्यू आके इतनी अकुत संपत्ति समाज के पास आएगी, उसका उपयोग भी समाज तय करे कि किस तरह से करें। अमेंडमेंट बिल है उसका तब भी हमने सपोर्ट किया था और तब भी मैं पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ था। आज भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आई है, पहले इसमें क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट है वो उस बिल की बहुत जरूरत थी, सरकार में बहुत पहले से हम लोग ये दबाव बना रहे थे। इविक्शन एक्ट भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वक्फ का ये अमेंडमेंट पास कर देंगे और इविक्शन एक्ट नहीं पास करेंगे तो इसका मकसद अलग हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जब जवाब दें तो क्या अब चुनावी वर्ष है, क्या मंत्री जी यहां से ऐलान करेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसी जितनी भी वक्फ की जायदाद पर जो कब्जा किया हुआ है उस कब्जे को खाली करने का हम ऐलान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हम उसका स्वागत कर लेंगे। इसलिए मैं उनसे ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूं। वक्फ बोर्ड के जीत को हार में बदलने के लिए वकील कौन खड़े हुए हैं? तो जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं गुलाम मोहम्मद भानावती साहब, वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ पैरवी कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं। अब यहां पर एक शहनवाज हुसैन का और भी क्लिप है, वो मिल नहीं पाया, जिसमें बोलते हैं कि बहुत देर कर दी सनम आते आते,
देर आए दुरुस्त आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए इतना काम किया। इससे पहले 1995 वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत किया गया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही। उस समय कांग्रेस के 191 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बीजेपी के सांसद राम रतन ने मांग की कि इसको और शक्ति मिलनी चाहिए, तब उसे रहमान ने स्वीकार किया था और पब्लिक डोमेन में मैसेज गया राम रहीम का बिल, क्योंकि राम रतन ने मांग की थी और रहमान ने स्वीकार की थी। राम रतन भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका रही। लेकिन संजय दीक्षित जी सिर्फ कांग्रेस तक बात को कह के निकल जाना चाहते हैं। यही होता है मास्टर स्ट्रोक कि आप सेम काम के लिए एक पार्टी को तो जिम्मेवार बताए, दूसरे की भी भूमिका जो महत्वपूर्ण रही उसके बारे में बात ना करें। रही बात इस सेकुलर पॉलिटिक्स की, तो कांग्रेस ने जिसे धक्का देकर चलाया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्लेन बनाकर उड़ाया। बात जब दिल्ली सरकार की है तो केजरीवाल चिल्लाया हाय अल्लाह। अब वो केजरीवाल के अधीन है ही नहीं, तो केजरीवाल क्या करता है अब वो तो उन्हें पता होगा। जिस चीज़ में किसी की कोई भूमिका है ही नहीं, उसके बाद वो क्या करता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जिसके अधीन वो मामला है उसको अब तक क्यों टाला गया। फिर भी जो 123 प्रॉपर्टीज लिए गए हैं वो स्वागत योग्य हैं। अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट जाने की बात की है। आइडियली देखा जाए तो ये वक्फ बोर्ड जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टीज मतलब अल्लाह की संपत्ति। दो देश लेने के बावजूद भी भारत में अल्लाह की संपत्ति रह गई। अभी उत्तर प्रदेश में सर्वे चल रहा था, बीजेपी के मिनिस्टर धर्मपाल सिंह का बयान आया कि ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसके साथ हम छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कोई आप मजहब परस्ती से जुड़ा हुआ मामला बताइए जिसे कांग्रेस ने किया हो और उसके पीछे बीजेपी की कोई भूमिका ना रही हो। जब जब बीजेपी ने कांग्रेस का विरोध किया, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ टारगेटेड कम्युनल वायलेंस बिल, जो कांग्रेस लागू नहीं कर पाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सूत्रीय योजना लाकर उस चीज को दूसरे तरीके से लाकर लागू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सहयोग रहा। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका के बारे में बात करना जरूरी है अगर आप वक्फ बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत गंभीर चीज है। रही बात सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म की कांग्रेस ने मैट्रिक पास की थी, तो बीजेपी ने पीएचडी कर लिया है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में अंतर है। लिए बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।